हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का इग्नो गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आरती। चलिए आइए आज की वीडियो में हम लेते हैं BEBI 181 पर्यावरण अध्ययन। और ये BAG BCom जी BSc जी स्टूडेंट के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि ये कंपलसरी कोर्स है जो अनिवार्य है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ MCQ लेंगे, क्योंकि ये पेपर जो आपका MCQ बेस्ड होगा, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम वीडियो शुरू करें उससे पहले क्या करना है आपको पता है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि या तो मैं लाइव आऊं या जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको इजी से अवेलेबल हो जाए। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ओके, तो ये PDF आपको कहाँ से मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ग्रुप ज्वाइन करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का। ठीक है, तो मैं वहां पे PDF दे दूंगी। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। आपको बताना है कि जो ये ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, इनमें से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ठीक है ना। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। बायोगैस ईंधन का मतलब आप जानते हैं ना कि बायोगैस ईंधन क्या होता है, यानी कि जो लकड़ी वगैरह से कोयले वगैरह जो होते हैं वो बायोगैस कहलाती है। ठीक है, तो नाभिकीय ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लकड़ी हो गया, गोबर गैस हो गया, कोयला हो गया, ये बायोगैस ईंधन के अंतर्गत आते हैं। नाभिकीय ऊर्जा यानी परमाणु रिएक्टर जो होता है ये अलग चीज होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, यहाँ पे अब ये देख लेते हैं। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत जो है नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों इनमें से कोई नहीं क्यों होगा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन का मतलब ही होता है फॉसिल फ्यूल, यानी कि ऊर्जा के कुछ नवीकरणीय स्रोत नहीं होते। मतलब जैसे मरे हुए जानवर, पेड़ पौधे जो होते हैं मिट्टी के अंदर वो दब जाते हैं और बहुत लंबे समय बाद, करोड़ों वर्ष बाद जो होता है वो ईंधन में बदल जाते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, प्राकृतिक गैस इसके अंतर्गत आता है। तो यदि ऑप्शन में मान लीजिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं में प्राकृतिक गैस हो या पेट्रोलियम उत्पाद हो या फिर कोयला हो, तो फिर उसको आपको सेलेक्ट कर देना होगा। ठीक है ना। यहाँ पे नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य दिया तो ये तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए डी में इनमें से कोई नहीं में प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पाद या कोयला, तीन में से कोई एक चीज लिखी होती तो वो फिर आंसर आपका सही होता, क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि ये सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए इनका एक बार यदि हमने यूज कर लिया तो दोबारा इनको यूज करने के लिए हम नहीं पा सकते हैं। ठीक है ना, एक बार यूज किया तो ये खत्म हो जाते हैं, इसलिए नवीकरणीय स्रोत नहीं होते हैं ऊर्जा के। ये भी आपको थोड़ा सा अपने माइंड में रखना होगा। तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। ओके राइट, और सिर्फ पेट्रोलियम और कोयला और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के स्रोत होते हैं, इसको भी थोड़ा माइंड में रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आइए अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वन संपदा का एक उदाहरण है। वन संपदा का एक उदाहरण क्या है, तो सीधी सी बात है, वन संपदा, वन में क्या पाया जाता है, तो वन में ना तो तांबा, ना एल्युमिनियम, ना मिट्टी। वन में जो पाई जाती है वो पाया जाता है क्या, लकड़ी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, कि वन संपदा का एक उदाहरण क्या है, लकड़ी है। ठीक है, क्योंकि मिट्टी और जैसे तांबा और एल्युमिनियम ये दोनों, यदि खनिज संपदा पूछा जाता तब फिर इन दोनों में से एक अगर ऑप्शन दिया होता तो वो सही हो जाता। ठीक है, क्योंकि वन संपदा में लकड़ी हो गई और खनिज संपदा में क्या हो जाएगा, तांबा, एल्युमिनियम, कोयला, लोहा, जिंक, मैग्नीशियम, ये जो होते हैं वो खनिज संपदा के अंतर्गत आ जाएंगे। ओके राइट, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसाधनों का सफलता पूर्वक उपयोग करना है, उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना, यानी संसाधनों का सफलता पूर्वक उपयोग करना है, उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है। जब हम संसाधनों का उपयोग करते हैं और जब उन्हें नवीनीकरण के लिए हम समय देते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, नवीनीकरण की बात आ गई, संसाधन का सफलता करण उपयोग,
तो संसाधन संरक्षण, यानी उसको हम क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं, उसको हम बचाते हैं आगे के लिए। कहाँ के लिए, आगे के लिए, भविष्य के लिए। तो संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, विषय क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण, यानी संसाधन का उपयोग करना। ओके, चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। यानी कि जो धारणी विकास होता है वो उसका जब हम उपयोग करते हैं तो किसके पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय कहलाता है। ये धारणी विकास वेरी इंपॉर्टेंट है, और धारणी विकास जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, वो पर्यावरण के लिए यूज किया जाता है। सतत धारणी विकास जैसे आप इसको कह सकते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो धारणी विकास, सतत धारणी विकास, ये पर्यावरण शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, और पर्यावरण शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है मतलब प्राकृतिक संसाधन से इसका मतलब हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका विषय का संबंध क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। राइट, ओके, चलिए, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ना कि भौतिक, औद्योगिक, ना कि सामाजिक संसाधन। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ले लेते हैं, तो इसको मैं छोटा कर देती हूँ। हाँ, ओके। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना, किसको, संसाधनों को किसके आधार पर, विकास और उपयोग के आधार पर, तो दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना, विकास और उपयोग को। प्रौद्योगिकी भी एक निर्मित संसाधन है, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जो है एक निर्मित संसाधन है, तो किसके द्वारा निर्मित संसाधन है ये आपको बताना है। ठीक है ना, यानी स्थानिक, व्यापक, मानव, या इनमें से कोई नहीं। भाई टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी का निर्माण कौन करता है, मानव करता है। तो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जो है एक मानव निर्मित संसाधन है, तो निर्मित के पहले क्या आ जाएगा, मानव आ जाएगा। ठीक है ना, तो प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, निर्मित के पहले मानव आ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है। कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है। ठीक है ना, थोड़ा सा समझिएगा। पेटेंट, पेटेंट का मतलब क्या होता है, देखिए, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। इसका मतलब ये हुआ पेटेंट का कि हमने कोई चीज बनाई, हमने किसी चीज को जन्म दिया, हमने कोई विचार रखा, कोई आविष्कार किया, तो उसको पेटेंट कराना होता है, यानी कि उसको अपने नाम कराना होता है, ताकि कोई उस पे अधिकार ना जमा सके और ये वो ना कह सके कि ये हमने बनाया या हमने किया। जनरली हम लोग सुनते हैं कि यहाँ भारतीय कोई चीज बनाते हैं और नाम उस पे अमेरिका का आता है कि अमेरिका ने इसको पेटेंट कर लिया है, यानी अमेरिका ने ये कह दिया कि ये मेरे यहाँ की जननी है, मेरे यहाँ का आविष्कार है, इसका आविष्कार हमने किया है। जब कोई थॉट, कोई विचार, कोई आविष्कार जन्म लेता है, क्योंकि वो ह्यूमन करता है, इंसान करता है, तो सिर्फ उसका अधिकार उस पे रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। मानव निर्मित संसाधन जो मानव बनाता है, तो सीधी सी बात है, उष्णकटिबंधीय वन, झरने का जल, पहाड़, ये तो मानव बनाएगा नहीं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर कैंसर उपचार की औषधि हो जाएगी। उष्णकटिबंधीय वन हो गया, झरने का जल हो गया, पहाड़ हो गया, ये प्रकृति निर्मित होते हैं, जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, जो प्रकृति के द्वारा गिफ्टेड होते हैं, हमें दिए जाते हैं, ये मानव नहीं बनाता है। ठीक है ना, कैंसर उपचार की औषधि, यहाँ पे कैंसर भी छोड़ दीजिए, औषधि बस आप माइंड में रख लीजिए कि जो औषधि होती है, ठीक है ना, कैंसर को छोड़िए, औषधि यानी दवा जो होता है वो कौन बनाता है, मानव बनाता है, ह्यूमन बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैंसर उपचार की औषधि मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सतत पोषणी विकास को परिभाषित करता है। ठीक है ना, सतत पोषणी विकास, इसको समझिएगा, ये शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ये चैप्टर भी आपके इसमें है। ऑलरेडी मैंने पहले की वीडियो में इसको समझाया है, कोशिश करूंगी एक और वीडियो लेके आऊं इसका, ताकि आपको समझा दूं। तो सतत पोषणी विकास को परिभाषित करता है कथन, आपको यहाँ पे बताना है, और ये पर्यावरण से ही संबंधित है। ठीक है ना, तो आप ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है जो पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। मतलब हम ऐसे संसाधनों का उपयोग करें कि अभी भी हम करें और आगे के लिए भी वो सुरक्षित रहे, तो भविष्य के लिए सतत पोषणीय विकास, ठीक है, जो आगे भी चलता रहे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अभी भी उसका यूज करें और आगे के लिए भी हो, हम अपने जनरेशन के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसको रखें, तो संतुलन बना के रखें, संरक्षण में, बचाव में। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है, आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर मेघालय हो जाएगा। मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। ठीक है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? अब देखिए बांध सभी जगह बनाए जाते हैं, तो बांधों का प्रतिकूल प्रभाव, देखिए अंतरराज्यीय जल विवाद होता है बांधों की वजह से, जलाशय का अत्यधिक अवसादन भी होता है, रोका जाना, जनसंख्या का विस्थापन भी होता है। तो अब एक बचा है बाढ़ नियंत्रण। तो बांधों का प्रतिकूल जो प्रभाव नहीं है वो बाढ़ नियंत्रण होता है। ठीक है, और क्योंकि जब बांध बनाए जाते हैं तो अंतरराज्यीय जल विवाद होता है। कावेरी विवाद को ले लीजिए, जल कभी एक जगह जल जो होता है वो रुकता है, वहां पे रोका जाता है। जनसंख्या का विस्थापन है, जनसंख्या को वहां से हटाया जाता है, तभी तो बांध बनाए जाते हैं कि करीब कोई बस्तियां ना हो, कभी बांध को खोला जाए तो लोगों को नुकसान ना पहुंचे। तो राइट आंसर हो जाएगा बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? अब देखिएगा नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। देखिए तो यमुना नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ताजा पानी का स्रोत है? किसका ताजा पानी का स्रोत है? ताजा पानी आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ताजा पानी हमें कहाँ से मिलता है? ताजा पानी हमें भूजल से मिलता है। पृथ्वी के नीचे हैंडपंप वगैरह जो लगे होते हैं वो हमें ताजा पानी देता है। लेकिन यदि यहाँ पर शुद्ध पानी की बात चले, ताजा की जगह शुद्ध पानी की बात चले, ठीक है ना, कि हमें शुद्ध पानी जो है वो कहाँ से मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो वर्षा हो जाएगा। ठीक है, जो वर्षा का जल होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, और भूजल जो होता है वो ताजा पानी का हो जाता है। ठीक है, तो भूजल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलवणी जल का स्रोत है? अलवणी, वर्षण, सतही जल, भौम जल, उपरोक्त सभी। देखिए उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अलवणी जल, अलवणी मतलब जो क्षारीय ना हो, ठीक है ना, जो खारा ना हो। लवण का मतलब क्या होता है? क्षारी, खारा, और अलवणी का मतलब जो खारा ना हो, मीठा हो। तो वर्षा का जल, सतही जल और भौजल जो होते हैं ये क्षारीय नहीं होते हैं, ये खारे नहीं होते हैं, इनमें लवण नहीं होता है। ठीक है ना। सागर का जो जल होता है, महासागर का जो जल होता है वो अलवणी जल होता है, वो लवणी जल होता है, यानी खारे का जल होता है, नमकीन जल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणी जल है? कुल आयतन का आपको बताना है विश्व में। अलवणी जल अभी जस्ट बताया, अलवणी जल यानी शुद्ध जल 2.5, जिसमें नमक नहीं है, खारा नहीं है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा? क्षारीय नहीं है। 2.5% जो है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी में जो है वो चारों तरफ जल से घिरी हुई है, सबसे ज्यादा महासागर पाए जाते हैं और उनमें पानी पाया जाता है, तो वो लवणी होता है, खारा होता है, क्षारीय होता है, तो उसकी मात्रा ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे अलवणी जल की बात कर रहा है, जो पीने योग्य है, जो हम पीते हैं, तो 2.5 है। ओके, अगला क्वेश्चन, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए, वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में? गुल अथवा कुल। ठीक है, गुल अथवा कुल जो है ये वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाता है इस विधि से पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर है? तो देखिए वो कृष्णा नदी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?
भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, तो इसका जो राइट आंसर है तापी हो जाएगा, कि भारत में ऊर्जा जो है सबसे ज्यादा हमें तापी से मिलती है, तापी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो ऊर्जा सबसे ज्यादा कहाँ से मिलती है? तापी से मिलती है, ताप ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला देखिए तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके इसमें सब्जेक्ट में एक चैप्टर ही है ताप विद्युत, ठीक है ना। तो ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करता है। अब अगला क्वेश्चन, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? आपको बताना है। ताप विद्युत परियोजना में देखिए, कोरबा उत्तर, रामगुंडम तमिलनाडु, तलचर आंध्रा और कवास गुजरात। तो कवास और गुजरात जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो BEBI 181 के इंपॉर्टेंट MCQ। कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट्स करिएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF कहाँ से मिलेगी? PDF मैंने खुद बनाई है, तो ये आपको ग्रुप से मिल जाएगी और ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे दिया हुआ है। तो व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, दोनों जगह जो है मैं इसे PDF को दे दूंगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।